हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे और आपके फिजिकेम एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमने पिछले 3 वीडियोस में जो भी कंटेंट देखा था उसके ऊपर। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो कोर्स चल रहा है ये चल रहा है केटीजी प्लस थर्मो का, जिसमें से केटीजी की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चंस आज हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आईआईटी, जैम के प्री वाईक्यूज, जेस्ट के पी वाईक्यूज, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, टीआईएफआर, इन सारे एग्जाम एचसीयू भी है इसके अंदर। इन सारे एग्जाम्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिनकी असाइनमेंट्स बुक्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, आप वहाँ से इनके क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टफ लगता है कि ये क्वेश्चंस मेरे से अभी नहीं होंगे, तो आप जेई के और नीट के क्वेश्चन लगा सकते हो इस टॉपिक के लिए। खास मेंशन कर रहा हूं मैं कि केटीजी के लिए आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों टॉपिक सेम है। बाकी टॉपिक्स के लिए मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का लेवल सेम है, इसलिए आप वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। और इसके साथ में और चीज़ आपको बता दूं कि पिछले महीने जब एक कोर्स चल रहा था मॉडर्न फिजिक्स का, तो उसके अंदर भी हमने सेम चीज़ देखी थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3 चीज़ें, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर, ये कवर हो चुके हैं। इसके साथ एक टॉपिक बचता है एसटीआर का, वो आने वाले दिनों में आपका हो जाएगा एसटीआर का टॉपिक। और क्वांटम के लिए भी मैंने एक एजुकेटर से बात कर रखी है जो आपके यहाँ पे बाकी कोर्सेस लेते हैं, तो उन दोनों में से कोई एक आपका क्वांटम मैकेनिक्स ले लेगा वहाँ पे। और इसी के साथ साथ स्टैट मैक का जो पोर्शन है वो भी उन दो में से कोई एक आपको कवर करवा देगा। तो अभी ये हो गया सब हमारा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जिन उसके बाद वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए या ग्रुप्स में बोलिए। ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए होगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझा होगा तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बीएचयू 2015 से लिया है। ये कहता है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डिपेंड ऑन इट्स। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है कि सबसे पहले है आइडियल गैस और दूसरी चीज है इंटरनल एनर्जी। अब उसने पूछा है कि आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने आइडियल गैस देखा था, रियल गैस देखा था, जिसमें प्रेशर कहीं पर भी मेंशन नहीं था। ऑप्शन सी गलत हो गया। और इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा तो ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली गलत होगा। आमतौर पे जब एग्जाम में नन ऑप्शन रहता है तो वो ऑप्शन होता ही नहीं है। उसको चौथा ऑप्शन कुछ पता नहीं होता कि क्या लिखे, तो वहां पे वो नन लिख देता है, तो उसको भी कैंसिल कर दिया। अब बचे आपके दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के केस में ये जो होता है ये खाली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और अगर रियल गैस की बात करें, अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं कि यहाँ पे आइडियल की जगह पे रियल गैस बोल दूं, तो इन दैट केस आपका आंसर होगा टी कॉमा वी। टी कॉमा वी, तो यानी इस नन की जगह पे होता बोथ ए एंड बी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता अगर मैं आपको रियल गैस की यहाँ पे बात करूँ तो। अब यहाँ पे
क्वेश्चन और किस तरह से बिल्ड हो सकते हैं। इंटरनल एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी की जगह पे स्पेसिफिक हीट बोल देता, बस। तो जब आइडियल गैस के केस है, वहां पे टेम्परेचर का वो फंक्शन ही नहीं रहता है। स्पेसिफिक हीट आपका क्या रहता है, 3/2 R, 5/2 R। यहाँ पे कहीं पे टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। अगर रियल गैस की बात करें तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हो सकती है, वहां पे टेम्परेचर का पैरामीटर जरूर आएगा। ठीक है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो है ये ड्यू से उठाया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये जब मैं आपको वी RMS एवरेज ये सब बता रहा था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि उनका डिफरेंस कैसे आएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते पढ़ते समझते हैं। इसने कहा है कंसिडर ऑक्सीजन गैस, कि सबसे पहले हमें ऑक्सीजन गैस को कंसिडर करना है, जो कि है 300 केल्विन पे। ठीक है। और उसका मास दे रखा है 5.31 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए कि उसका ऑक्सीजन गैस का मास दे रखा है जितने भी मॉलिक्यूल से टोटल, और टेम्परेचर दे रखा है। अब पूछा है कि आरएमएस स्पीड क्या होगी। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ रहे हो आप कि यहाँ पे आपको अगर मास दे रखा हो कि कितना केजी है, कितना ग्राम है, क्या है, तब हम ये केबी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको बस इतना बोल दे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अब आप यूज करेंगे √3 RT/कैपिटल M। ये वाला आपका जो होता है, ये उसका एटॉमिक मास होता है, जो हमने एटॉमिक की कोर्स में देखा था, वो वाला मास हम यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब भी वो यूनिट दे दे कि इतना ग्राम है, इतना केजी है, इतना टन है, कुछ भी बोल दे, तब आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, केबीटी वाला। और इस तरह के क्वेश्चंस जैम में भी पूछे, एचसीयू में भी पूछे। बस क्या होगा इसमें, टेम्परेचर वेरी होगा और मास वेरी होगा, दो ही चीजें वेरी होंगी, बाकी कुछ भी वेरी नहीं होगा, सेम चीज पूछेंगे। ऑक्सीजन और एक चीज चेंज होगी, ऑक्सीजन की जगह पे H2 पूछते, He बोल दे, N2, कुछ भी जमाने भर के एलिमेंट लिख दे, यही पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और आमतौर पे इस तरह से वो लिखा जाता है जिससे आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो, क्योंकि इन जैसे एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो वहां पे वो उसी हिसाब से देते हैं कि आप जुगाड़ लगा के काट पीट करके आप सॉल्यूशन देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने सॉल्व किया 3 kb की वैल्यू, टेम्परेचर और मास, इनको सॉल्व करके यहाँ पे आए। अब 900 और यहाँ से 100 ले लिया बाहर, तो 300 बाहर आ गया। तो इसका जो भी फैक्टर आएगा, अगर अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व करते हो, 300, इस 13.8 को आप 15 मान लो और इसे 5 मान लो, तो 300√3 यही होगा। √3 आपका वैल्यू 1.73, इंटू 300 करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 173 इंटू 3, 519। अब इस ये अप्रोक्स है, और जो आंसर आएगा वो इससे कम आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी अप्रोक्सीमेशन ले रखा है। तो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन डी, 484। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर से एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 483.6 एग्जैक्टली। सबसे क्लोजेस्ट यही रहेगा। या कुछ वेलोसिटीज को आप याद भी कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए कुछ 1920 के आसपास आता है, या हीलियम के लिए होगा ये वैल्यू, ऑक्सीजन के लिए ये रहती है। मास बढ़ेगा, कुछ चेंज होगा, 3 पैरामीटर है यहाँ पे, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 ही पैरामीटर्स हैं, और चौथा फाइंड आउट करना है। एक तो है आपका एम जो वेरी करेगा, एक है आपका टेम्परेचर जो वेरी करेगा, और ये एलिमेंट एलिमेंट चेंज होगा, उसका मास चेंज होगा, और उसका टेम्परेचर चेंज होगा। या आपको बोल देगा कि VRMS ये है, अब बाकी टेम्परेचर क्या हो सकता है या मास क्या हो सकता है, बस। आमतौर पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को वो बोल देता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, जैसे HCU में ये 2 बार आया, TIFR में आया। सेम क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम थी, कि मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आइडियल गैस के लिए, वो इस तरह से दे रखा है, ये बड़ा सा फंक्शन। अब वो बोलता है
कि आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी। आरएमएस वेलोसिटी, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है आपको, सबसे पहली बात उस बड़े से फॉर्मूले में ये जो ब्रैकेट है m/2 π/kbt, उसकी पावर क्या है ये आपको देखना है। ये 3/2 है, इसका मतलब ये 3D का केस है। अगर ये पावर 1 रहती तो ये 2D का केस होता, 1/2 रहती ये 1D का केस होता। जो मैंने तीनों फॉर्मूले इसलिए आपको लिखवा के दिए थे। और एक चीज ये भी कही थी कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करके देखना है। कैसे डिराइव करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो भी मैंने बता दिया था। यहाँ पे आपको कुछ अज्यूम करके कुछ सॉल्व कर सकते हो, जैसे m/2 kbt को अगर आप t बोल दोगे या फिर x बोल दोगे तो यहाँ पर भी वो चीजें कम हो जाएंगी एकदम से। तो छोटे छोटे होता जाएगा आपका इक्वेशन, समझ रहे हो। जब 3D की बात है यहाँ पे, तो अब मुझे 3D के लिए आरएमएस वेलोसिटी पता है, √3 kbt ऊपर देख के आए हम लोग। 2D के लिए ऑप्शन बी हो जाता अगर 2D बोलता तो, अगर 1D बोलता तो ऑप्शन ए हो जाता। ये ऑप्शन कभी भी होगा ही नहीं। इन जैसे क्वेश्चंस में वो आपको काफी गुमराह कर सकता है। वो बोल देगा, अब मीन आरएमएस वेलोसिटी वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे भाई ये सब क्या है, तो इन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सब आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। अब इसमें फ्लक्चुएशन बोल देगा ऐसे करके, रूट के अंदर माइनस इस तरह से कुछ लिख देगा और बोल देगा कि ये किसको प्रोपोर्शनल में रहेगा। अरे ये बेसिकली वेलोसिटी है, √t के प्रोपोर्शन में रहेगा या kbt/m के प्रोपोर्शन में रहेगा। इसमें क्या ही टेंशन लेने वाली बात है। इस तरह के क्वेश्चंस TIFR में, HCU में, जैम में पूछे गए हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस शांति से समझना है, हर चीज को देखना है कि क्या हो रहा है वहां पे। अब ये अगला क्वेश्चन जो है IISc का है। तो एक जमाने में IISc अपना खुद का अलग से पेपर कंडक्ट करता था 2012-13 तक। तो उस जमाने में ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो अभी तो IISc अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब आइडियल गैस है, टेम्परेचर T है। इसका मतलब अभी खेल कहीं और होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। तो रेशियो पूछा है आरएमएस स्पीड का और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। बस खत्म, आरएमएस का फॉर्मूला लिखो, वीएमपी लिखो, दोनों का रेशियो ले लो। ये तो छोटी मोटी बात है। अब यहाँ पे कभी कभी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस, इस तरह से पूछ सकता है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन उसने ऐसे नहीं बनाया, √2:√3, 2:, ये ऑप्शन तो गलत ही है, ये इसको ध्यान ही नहीं देना है सीधे सीधे। तो इस तरह के ऑप्शन में फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो बस आपको देखना है कि पहली क्वांटिटी क्या है, 2 लिखा है या क्या लिखा है, ये चीज, ये सारे वर्ड्स ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, कि पहले किसको लेना है, बाद में किसको लेना है, कौन किसके डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जाती है कि आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए कोई टेम्परेचर दिया होगा TO और TH जो है वो कैलकुलेट करके दो। क्योंकि आपको पता है आरएमएस स्पीड दोनों की सेम है, ये सेम है, तो फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूले वेरी क्या होगा, M और T। तो दोनों एटम मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसका मतलब आपको M कांस्टेंट हो गया आपका। तो अब आपको फाइंड आउट करना रहेगा T। कोई एक T दे रखेगा, दूसरा निकाल लो या इनका रेशियो लो, ये बोलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में यही वैरायटी पॉसिबल है। और इस वैरायटी के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे PYQ में। बाकी तो आप बनाते रहो, आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चंस को, उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो जेस्ट से उठाया गया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है कि CP/CV रेशियो जो है वो मैक्सिमम किसके लिए होगा।
तो मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, डाई के लिए उससे कम, ट्राई के लिए उससे कम, हेक्सा के लिए उससे कम। हेक्सा के लिए कितना आएगा ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कैलकुलेट करके चेक कीजिए। और ये सारे फॉर्मूले लेक्चर नंबर 1 में ही आपके कवर हो चुके थे, वहां पे आपको ये सारी चीजें कवर करवा दी थी, लेक्चर 1 नहीं शायद 2 में। अब देखिए उस दिन मैंने आपको बोला था, बुलाता है मगर जाने का नहीं वाला सीन, कि अब यहाँ पे आपको काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन है जिनका मास m है, एक थीन लॉन्ग वायर जिसका टेम्परेचर T है और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और वो कौन सा 1D। अब यहाँ पे इसने और फिर पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। यहाँ पे इसने लिख दिया है 1D, लेकिन 1D नहीं भी लिखता तब भी आपको एक चीज समझ में आती है कि थीन वायर है, बहुत थीन है और लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अगर इस तरह से कोई वायर है तो ये सीधे सीधे 1D की बात कर रहा है, ठीक है। ये जेस्ट वालों का क्वेश्चन है 2015 का। तो जब 1D में मोस्ट प्रोबेबल की बात करूं तो वहां पे ऑप्शन होता है 0, लेकिन आप देखते हो ये सब चीजें पढ़ते नहीं हो, आप देखते हो आखिरी में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं आप सीधे ये टिक करके आओगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो ये तो आपका एवरेज वेलोसिटी है और ये कोई वेलोसिटी है नहीं, तो आपका ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही कट हो गया था। अब बचे थे ये दो ऑप्शन। तो आपको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, जो आपको पता है 2 kBt/m, ये टिक करके आएंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो 0 आती है। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद जो 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए थे कि dv/dn, यहाँ पे ये n का फंक्शन होता है, ये 0 करके जब आप सॉल्व करते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ये आंसर 0 आता है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1D के लिए। तो इसमें और कुछ भी वैरायटी बनती नहीं है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा डायमेंशन मेंशन है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था शायद 1 - अल्फा कुछ समथिंग जैम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। जो भी क्वेश्चन इसी तरह से होता है कि जहाँ पे आपका ये चीज जो है ये 0 होती है, लेकिन ये 0 नहीं होती। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको हिंट दे रखी है। तो आप जैम 2014 के अंदर ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के उसको ट्राई कीजिएगा। इसका भी सीधे फॉर्मूला मैंने दे दिया था कि BHU 15 क्वेश्चन है कि एक गैस है रूम टेम्परेचर पे है, RMS स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशो, तो 3/गामा, ये सीधे आपको लेक्चर नोट्स में मिल जाएगा फॉर्मूला। तो आप देख रहे हो लेक्चर नोट्स में मैंने जो भी कुछ मेंशन कर रखा है सिर्फ एग्जाम में आया हुआ है और डायरेक्ट आया हुआ है। तो आप वो लेक्चर नोट्स भी फॉलो करते हो तब भी आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अब ये अगला क्वेश्चन जैम 14 से उठाया गया है कि जिसमें कहता है कि 1D की बात चल रही है जहाँ पे n क्लासिकल पार्टिकल्स है और उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बताइए एवरेज एनर्जी क्या होगी। तो एवरेज एनर्जी के लिए एक ट्रिक होती है कैलकुलेट करने के लिए कि अगर ये हाफ छोड़ दीजिए, हाफ नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है कि एनर्जी अगर के कोई कांस्टेंट है या कोई पैरामीटर भी हो सकता है पोजीशन के, या किसी और पैरामीटर जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे मोमेंटम हो गया, तो खास तौर पे इसके, अब इसकी अगर पावर x⁻s के प्रोपोर्शन में है, या एनर्जी जो है x⁻s के प्रोपोर्शन में है या p⁻s के प्रोपोर्शन में है, उस टाइम अगर मुझे एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो आएगी kBt/s से। ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी kBt के। तो यहाँ पे देखिए जब आपके पास px² है, मतलब x की पावर 2 है, तो kBt/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी पावर 2 है तो kBt/2 आ जाएगा। और n पार्टिकल्स के लिए n साथ में आ जाएगा, तो आधा kBt बराबर kBt, तो kBt वाला एक ही ऑप्शन था।
अगला क्वेश्चन है HCU 2016 से लिया हुआ। यहाँ कहता है वो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे एक क्लोज कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर मेरा रिड्यूस हो रहा है तो मीन फ्री पाथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन भी उसने अच्छे अच्छे दे रखे थे कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, घट ही जाएगा, बढ़ता जाएगा या सेम रहेगा। अब ये जो मेन फॉर्मूला है आपका, इस मेन फॉर्मूले के अंदर आपका प्रेशर कहीं पर भी नहीं आता है। ये डी मॉलिक्यूल की डायमीटर है, एन नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि आपका जो लैम्बडा है वो वी के ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर डिपेंड करता है, पी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अगर पी बढ़ता भी है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कम होता है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा कि मीन फ्री पाथ जो है वो रिमेन सेम। और आखिरी क्वेश्चन जैम 2018 से लिया हुआ है कि जिसमें कहता है कि दो बॉक्सेस है ए और बी, इनके अंदर सेम नंबर के मॉलिक्यूल्स है और सेम गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये मेंशन करना काफी जरूरी है कि सेम है या डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गैस कौन सा है तो हम उसको उस टाइम सेम ही मानेंगे, हम वहां पे कोई और लॉजिक यूज नहीं करेंगे। अब वो है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होगा वो वी ए वी बी होगा और लैम्बडा लैम्बडा भी मीन फ्री पाथ होगा। तो अब क्या होगा, क्या होगा मतलब रेशियो लेना पड़ेगा। तो बस इसी फॉर्मूले से कि लैम्बडा वी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब लैम्बडा अपॉन वी कांस्टेंट हो गया। बस सीधा टिक करके आ जाना है। और इसी मीन फ्री पाथ के ऊपर बस इसी फॉर्मूले का यूज कर करके ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट सारे ही वैरायटी के क्वेश्चन जितना भी लेक्चर नोट्स में था हर चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से करवा दी है। अब कुछ क्वेश्चन जो है जो रिपीटेशन में आते हैं कि जैसे मैंने ये बोल दिया था आपको 3 kV/T/M VRMS। अब यहाँ पे M चेंज कर दिया और T चेंज कर दिया और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए, तो वो क्वेश्चन लेने का कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ ढूंढ के ट्राई कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, आप ग्रुप्स में पूछिए। हमारे फिजिकेम एकेडमी के ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट के माध्यम से हम आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे आपकी क्या डिफिकल्टी है, डाउट्स होंगे क्लियर करेंगे। आपके पास कुछ सजेशंस होंगे, कुछ अच्छे आइडियाज होंगे, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते किसी अगले वीडियो के साथ।